फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सेकंड सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीएसटी में इशू हुआ है। सर्कुलर नंबर 190। ये भी क्लेरिफिकेशन से रिलेटेड है। कुछ कुछ जो डाउट्स हैं, कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन में उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी जीएसटी में, इससे रिलेटेड ये सर्कुलर है। इससे प्रीवियस जो वीडियो था वो हमारा सर्कुलर 189 में था, जिसमें उनने क्लेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के ऊपर इशू किया था। आज का ये जो सर्कुलर है ये हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन सर्विसेज है, बहुत ही स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। अकोमोडेशन सर्विसेज जो एयरफोर्स मेस प्रोवाइड करते हैं अपने पर्सनल को, इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या होगी जीएसटी की, ये हम एक बार देखेंगे। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो एक्वायरिंग बैंक को सब्सिडी इंसेंटिव पे करते हैं अंडर एन इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए पे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या होगी जीएसटी की। तो ये दो जो सर्विसेज हैं, ये एक मेजर इश्यूज थे। इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्लियर नहीं थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्लेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयरफोर्स मेस अगर अपने पर्सनल्स को अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या होगा, उसके ऊपर जीएसटी है वो क्या, कैसे उस जीएसटी को डील किया जाएगा। तो मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ। कंक्लूजन ये है कि इसको एग्जेम्प्ट करा हुआ है कि इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। Therefore, as recommended by GST Council, it is hereby clarified that accommodation services provided by Air Force Mess and other similar messes such as Army Mess, Navy Mess, paramilitary and police force mess to their personnel or any person other than business entity covered by serial number 6 of notification number 12/2017 provided by service supplied by such mess qualify to be considered as service supplied by central government, state government, union territory और local authority। तो इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। अब ये जो सीरियल नंबर 6 है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कोई भी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं अदर देन बिजनेस एंटिटीज, तो वो सर्विसेज जो हैं वो एग्जेम्प्ट रहती है। अब उनने स्पेसिफाइड सर्विसेज बताई है सच एज सर्विसेज ऑफ पोस्टल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एक्सेट्रा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहती है। तो उसी को ही सिमिलर तरीके से एयरफोर्स मेस को भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी से के तरह ही लिया जाएगा, और इसलिए ये भी सीरियल नंबर 6 से कवर होगा। अब एयरफोर्स मेस का क्लेरिफाई तो कर दिया, साथ ही साथ आर्मी मेस अगर प्रोवाइड करता है, नेवी मेस प्रोवाइड करता है, या पैरा मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स भी प्रोवाइड करते हैं टू इट्स पर्सनल अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो वो सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब एक्वायरिंग बैंक्स को इंसेंटिव पे करते हैं अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो इस सर्विसेज में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है ये हम देखते हैं। तो इसमें भी मैं पहले आपको कंक्लूजन बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि ये क्यों है। तो जो इंसेंटिव पे किया जाता है, जो मिनिस्ट्री एक्वायरिंग बैंक्स को इंसेंटिव पे करेगी, ये सब्सिडी के नेचर में रहेगा, और सब्सिडी टैक्सेबल नहीं होती है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी जीएसटीएबल नहीं है, मतलब ये भी, इसमें भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अब सब्सिडी कैसे है? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन करेगा एंड यूजर, जो ट्रांजैक्शन करेगा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। इंस्टेड वो कौन बेयर करेगा? बैंक्स। और बैंक्स को ये पैसे कौन देंगी? ये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को जरूर दे रही है पैसे, बट जो सर्विसेज है वो बैंक्स नहीं प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके कारण वो कंसिडरेशन बैंक को दे रही है।
वो सिर्फ एक इंसेंटिव प्रोवाइड करिए बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स बियर कर रहे हैं वो चार्जेस। जब तक आप जो ये रुपी डेबिट कार्ड्स है या भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन है, इसमें जो सर्विस चार्जेस लगते हैं, अगर ये यूजर से कलेक्ट करेंगे तो इसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। वो गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को यूज करें। तो उसको प्रमोट करने के लिए उनसे जो चार्जेस है वो रिकवर नहीं करती है कस्टमर से, इंस्टेड बैंक बियर करती है। और बैंक बियर करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। तो यही उनने यहाँ पर क्लेरिफाई किया है। अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, द गवर्नमेंट pays the acquiring bank an incentive as a percentage of value of rupee debit card and transaction and low value Bheem UPI transaction up to 2000. The Payment and Settlement System Act 2007 prohibits banks and system providers for charging any amount from a person making or receiving payment through रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत पैसे नहीं लिए जाते हैं। द सर्विस सप्लाइड बाय एक्वायरिंग बैंक इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम in case of transaction through RuPay or Bheem UPI is the same as service that they provide in case of transaction through any other card or mode of digital payment. The only difference is that the consideration of such services instead of being paid by the merchant or user of the card is paid by central government in the form of incentive. However, it is not a consideration paid by the central government for any service supplied by acquiring bank to the central government. इसमें यही बताया गया है कि जो कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायरिंग बैंक को पे कर रही है, वो इसलिए नहीं पे कर रही है कि एक्वायरिंग बैंक ने उन्हें कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है सेंट्रल गवर्नमेंट को। So the incentive is in the nature of a subsidy directly linked to the price of the service, and the same does not form part of taxable value of transaction in view of provision of section 2 subsection 31 and section 15 of CGST Act 2017। तो ये है दोनों क्लेरिफिकेशन जो कि सर्कुलर नंबर 190 में बताए गए हैं। होप आपको समझ आए होंगे, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।